Hi friends, this is Tushar sir and welcome to your channel Easy Physics by Tushar sir. In this channel you will get all the concept, exercise, numerical for 11th and 12th standard of physics. Today I am going to take lecture physics. Chapter will be motion in a plane cloth standard समतल में गति. If you like this video then please subscribe it. Okay? लो आज का जो टॉपिक है आपका चैप्टर आपका मोशन इन ए प्लेन समतल में गति. आज का जो टॉपिक है इसके पहले इस चैप्टर में मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी आपका करा दिया है. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर भी बता दिया था कि व्हाट इज द वेक्टर, सदिश क्या होता है. आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. उस वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं. उस दिन मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द वेक्टर. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए. सदिश राशि, अदिश राशि क्या होती थी जिसको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल आपको परिमाण की ही आवश्यकता है, केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है. उसको हम बोलते थे स्केलर. और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप बोलते थे वेक्टर. ठीक है. अब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते थे, कैसे रिप्रेजेंट करते थे. मान लो मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का. ये फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस पर. ये तो ये फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सदिश राशि है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसके ऊपर क्या करोगे, एक एरो लगा दोगे. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होगी, उसकी दिशा भी होगी. देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, और ये उसकी डायरेक्शन होगी. तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दैट इज द वेक्टर. क्लियर है. अब ये तो हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप. अब आप अगर आपको इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे. तो ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इसकी मैग्नीट्यूड पर आओ. 5 न्यूटन. तो मैंने एक स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. मैंने एक स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर में 1 न्यूटन. ये बताओ तो हमारे पास कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन. तो 5 सेंटीमीटर में कितना न्यूटन, 5 न्यूटन. मैंने एक स्केल ले लिया कि मैंने 1 सेंटीमीटर को मैं 1 न्यूटन मानता हूं. तो 5 सेंटीमीटर में कितने न्यूटन, 5 न्यूटन. तो मैं यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट सपोज कर लूंगा. यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन रोकी. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर की लाइन रोकी. 1 सेंटीमीटर मेरा किसके बराबर है, 1 न्यूटन की. ये बताओ तो ये 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 5 न्यूटन के. लेंथ, ये जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 न्यूटन. जो इसकी लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड. कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस. ये बताओ तो एक्स एक्सिस ये होती है. तो वहां पर आप बनाओगे इस तरीके से एरो. ये जो एरो है, ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, दिशा. और ये इसको आप बोलते हो हेड और इसको आप बोलते हो टेल. ये टेल है और ये हेड है. ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी. यानी कि ये जो ए बी है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड. और ये जो एरो है, ये जो एरो की जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका उस वेक्टर की डायरेक्शन. यानी कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो आप ये डायरेक्ट देख के क्या पहचानोगे कि 1 सेंटीमीटर में 1 न्यूटन है. तो मैंने यहां पे देखा ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 न्यूटन है. अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. मतलब कि आप क्या बोलोगे, ये 5 न्यूटन का फोर्स आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में आपका लग रहा है. क्लियर है. उसके बाद से ये हो गया ए बी. ये हो गया वेक्टर. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी वेक्टर. अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर ये है, इसके ऊपर इस तरीके से मैंने मॉड लगा दिया. जैसे आप मॉड लगाओगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड. यहां पर डायरेक्शन आपका नहीं होगा. ये आपको मैंने इसके लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है. अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर. जस्ट ए सेकेंड. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखो, मैंने यहां पे कुछ टाइप्स लिखे हैं, अब उस पर फोकस करो. सबसे पहला टाइप्स होता है जीरो वेक्टर, शून्य सदिश. सबसे फर्स्ट वेक्टर जो है वो आपका होता है जीरो वेक्टर, शून्य सदिश. नाम से क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0. शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0. ये तो मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लेंथ से.
यानी ये हेड है, ये टेल है, तो ये बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एकदम से कम है, यानी कि डिस्टेंस है ही नहीं। मतलब जो आपका हेड है वही आपका क्या है? टेल है। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना हो? जीरो। परिमाण कितना है? शून्य। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। ये तो अगर मैग्नीट्यूड जीरो होगा, बात समझो आप, अगर मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जैसे मैं आपको बोलता हूं ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए बी, ये जीरो वेक्टर है कि नहीं? जीरो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है ये। चलो, ये एक वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है कि नहीं? ये भी जीरो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी परिमाण है, देखो ये मैग्नीट्यूड है। चलो इसको मैंने और छोटा किया, ये ए बी, ये तो ये जीरो वेक्टर है कि नहीं? ये भी जीरो वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका भी ये मैग्नीट्यूड है। मैंने इसको एकदम छोटा किया, मैंने ये लो, ये जीरो वेक्टर है कि नहीं? दैट इज द जीरो वेक्टर। ये आपका जीरो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आपका डायरेक्शन ना तो इसमें इसकी लेंथ कितनी है? जीरो है। लेंथ कितनी? जीरो। तो ये आपका जीरो वेक्टर होगा। ये बताओ, अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहां पर है? क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो? नहीं बता सकते। देयर इज नो डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर में डायरेक्शन आपका नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्शन। डायरेक्शन आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आप इसकी दिशा, हिंदी में लिख लेना है कि हम इसकी दिशा हम नहीं बता सकते। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या हुआ? मान लेता हूं कि मैं एक जीरो वेक्टर है ए बी, मान लेता हूं मैं एक जीरो वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब कि इसका हेड और टेल दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, इसका हेड और टेल दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। तो मैंने लिखा हेड एंड टेल बोथ आर इन सेम पॉइंट। हिंदी में लिख लेना आप, हेड और टेल दोनों समान बिंदु पर होंगे, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वेक्टर की। दूसरा जो वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। नाम से क्लियर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? नाम से क्लियर है। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यूनिट का मतलब क्या हुआ? वन। एकांक का मतलब क्या हुआ? वन। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका परिमाण शून्य है, तो उस वेक्टर को आप बोलोगे जीरो। और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक है, जिसका परिमाण एक है, उसको हम बोलेंगे क्या? एकांक सदिश या तो यूनिट वेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कितना हो आपका? ये एक हो। अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण आपका एक है, वन, तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहली बात आती है कि यूनिट वेक्टर आप निकालोगे कैसे? जैसे आप समझने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, ये एक्स डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्स। देखो अब ये तो अगर मैंने इस वेक्टर को डिवाइड कर दिया, इस वेक्टर को अगर मैंने 5 न्यूटन यानी कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये तो अगर मैंने इसके मैग्नीट्यूड से, यहां पे क्या है? यहां पे देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बात समझने की कोशिश करना, परिमाण और दिशा दोनों है यहां पर। और नीचे मैंने क्या लिखा है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो ये कैंसिल, बचा कितना? यहां पे केवल डायरेक्शन बची, ये तो, और यहां पर 5 × 5, ये तो ये डिवाइड होगा, बचेगा कितना? 1। मैग्नीट्यूड मेरा कितना है? मैग्नीट्यूड मेरा कितना आया? 1। और आपका यूनिट वेक्टर होता क्या है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर है तो सीधी सी बात है डायरेक्शन तो होगी, और यूनिट है मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना है? 1। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, परिमाण कितना हो? 1, और उसके पास डायरेक्शन भी हो। ये बताओ, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पास वेक्टर है वो
डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। जैसे हम उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना यहाँ पर 1 मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 और इसके बाद डायरेक्शन है, मतलब कि ये जो वेक्टर है इसको हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे वो समझो। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक सदिश है, एक वेक्टर हमारे पास x, हमारे पास कोई एक वेक्टर है x, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। ये बताओ तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना पहले मुझे अभी बताओ, इसका परिमाण कितना है पहले, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, मॉड में कर देते हो, ये हो गया मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परिमाण और दिशा दोनों है, बट यहां पर जैसे आपने उसको मॉड में लिखा तो वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो आप, केवल और केवल किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। चलो तो अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, एकांक सदिश कैसे निकालोगे आप? बताया था मैंने कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो भी हमारे पास ये वेक्टर है, यहां पे ये बताओ इसमें क्या है, यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये तो जैसे ही आप यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, यहां पर मैग्नीट्यूड है, ये तो जैसे डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो बचेगा कितना 1 और वहां पर उसकी डायरेक्शन। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कैप। एक्स का यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, उसके ऊपर हम इस तरीके से कैप लगाएंगे, इसको आप बोलते हो कैप। तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज द आंसर। सब में आ गया? तो किसी का भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करोगे, तुरंत आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये क्या है, ये फुल वेक्टर है, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है उसका यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। ये तीनों का रिप्रेजेंटेशन आपका अलग अलग आपका होता है। बात समझ में आ गई? अब समझ लो एक बात आप कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं के कैप। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर और ये जीरो वेक्टर। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आगे बताता हूं आपको। चलो नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो समझो। पोजीशन वेक्टर को आप हिंदी में बोलते हो स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को इंडिकेट करता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को इंडिकेट करेगा। इट मींस मान लो ये x है, ये y एक्सिस है, यहां पर ये रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया A, और यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट B। मैं आपको बोलता हूं कि आप पॉइंट B की पोजीशन बताओ, पॉइंट B की पोजीशन आप रेफरेंस पॉइंट से बताओ, क्योंकि सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि आप उसकी पोजीशन को मेजर कहां से करते हो। जैसे इसकी पोजीशन आप यहां से मेजर करोगे तो कुछ अलग होगा, यहां से मेजर करोगे तो कुछ अलग होगा, यहां से मेजर करोगे तो कुछ अलग होगा, सबकी पोजीशन अलग अलग होगी। तो मुझे यहां से मेजर करना है, तो मुझे इस पॉइंट की बी की पोजीशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैंने यहां से इसको मैच कर दिया। ये हेड क्या इंडिकेट करता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंडिकेट करता है, ये हेड क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा पोजीशन ऑफ द पॉइंट, और ये क्या इंडिकेट करेगा, रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू, के संदर्भ में। मतलब ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने इस तरीके से लिखा है मतलब पोजीशन ऑफ द पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ द पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये जो वेक्टर है आपका ए बी, ये वेक्टर आपका ए बी, इस वेक्टर को आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर।
ये ए बी क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। अब मेरी बात समझो, ए बी में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ए बी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए टेल है और बी क्या हेड है, यानी कि पोजीशन ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की स्थिति ए के संदर्भ में, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये समझ आया आपको पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, परिमाण कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी वेक्टर और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल, चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। को इनिशियल सप्रारंभिक। तो को इनिशियल जो है, देखो जहां पे ये लगा है ना ये सब्जेक्ट को, तो को की हिंदी होती है सह। को का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट आपके सेम होने चाहिए, कहीं भी समझो। को का मतलब क्या होता है, सेम, समान, ये समझ लेना आप। को का मतलब क्या होता है, सेम, समान। तो को इनिशियल का मतलब क्या हुआ, इनिशियल का मतलब क्या हुआ, एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो को इनिशियल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो उसको हम बोलेंगे सह प्रारंभिक सदिश। जैसे एक वेक्टर ये है ए बी, इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है ये, और यहीं पे मैंने आपको एक वेक्टर और ड्रॉ किया ए सी। ए बी एक वेक्टर है और ए सी एक वेक्टर, ये तो दोनों का इनिशियल पॉइंट यही है। ए बी का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, एक वेक्टर हमारे पास ए बी, एक वेक्टर हमारे पास है ए बी, इसका इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है ए। और एक वेक्टर हमारे पास है ए सी, तो ए सी का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है आपका ए, यानी कि ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है, ए सी का इनिशियल पॉइंट ए। तो ये दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है, मीन्स ए बी and AC both are co-initial vector। AB और AC ये आपस में कैसे सदिश होंगे, कैसे वेक्टर होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। AB और AC सह प्रारंभिक सदिश हैं आपस में, क्यों, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम पॉइंट है। ओके, ये हो गया। को इनिशियल से में आ गया ना कि सेम, अगर इफ वी हैव टू वेक्टर एंड all the two vector having the same initial point, all the two vector having the same initial point, that type of vector is called co-initial vector। आपके पास दो वेक्टर हो, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट हो अगर वो सेम हो तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे co-initial vector। ओके, ये आपका हुआ फोर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी है लाइक एंड अनलाइक और कोप्लेनर। तो सबसे पहले लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, तो लाइक एंड, हिंदी में भी आप इसको यही बोलते हो, इसकी हिंदी ऐसे कुछ खास होती नहीं है। लाइक सदिश और अनलाइक सदिश, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्शन सेम, बिल्कुल समझ एकदम आसान है। डायरेक्शन सेम तो लाइक वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट तो अनलाइक वेक्टर। अगर डायरेक्शन, अगर दिशा समान है तो लाइक सदिश है, और अगर दिशा विपरीत है, डायरेक्शन हिंदी में भी लिखते रहना बिल्कुल आसान है, अगर डायरेक्शन विपरीत अपोजिट यानी कि दिशा विपरीत है तो अनलाइक वेक्टर है। जैसे एक वेक्टर ये हुआ ए बी और एक वेक्टर ये हुआ ए सी, ये होता तो यहाँ पर ए बी और ए सी की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, लाइक वेक्टर। चल, एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है ए सी, यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे अनलाइक है, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है मतलब लाइक वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है मतलब अनलाइक वेक्टर। क्लियर है? तो लाइक वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और अनलाइक का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन आपकी अपोजिट होनी चाहिए। ये हो गया लाइक एंड अनलाइक। नेक्स्ट हम देखते हैं
कोप्लेनर एंड नेक्स्ट है देखो कोप्लेनर एंड कोलिनियर। कोप्लेनर यानी कि समतल, कोप्लेनर वेक्टर। को का मतलब क्या हुआ? सेम। प्लेन का मतलब आपका क्या हुआ? कोई भी एक प्लेन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पे हों, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर हैविंग सेम प्लेन। अगर हमारे पास सदिश समान समतल में है, हिंदी में लिखना कि सेम समान समतल। अगर हमारे पास वेक्टर इक्वल सेम प्लेन पे है तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे कौन सा वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर, सह समतल। जैसे समझ लो यहां पर यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस और यह है z एक्सिस। मैंने यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ किया ये AB और एक वेक्टर ड्रॉ किया ये CD। मुझे अभी बताओ AB जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है वो कौन से प्लेन पे है? प्लेन क्या होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। ये बताओ AB कौन सी प्लेन पे है? ये कहाँ पे मैंने ड्रॉ किया? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो AB को मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है? x और y के बीच में, यानी कि ये XY प्लेन पर है। CD कौन से प्लेन पे है? CD भी XY प्लेन पे है। अच्छा ये बताओ ये कौन सी प्लेन पे है? EF कौन सी प्लेन पे है? EF भी आपका XY प्लेन पे है। मतलब कि ये AB, वेक्टर AB, वेक्टर CD एंड वेक्टर EF, ये आर इन सेम प्लेन, ये समान समतल में है। तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे? ऑल द थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर। ये तीनों के तीनों सदिश कैसे हैं आपस में? सहसमतल। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। अब हम आगे चलते हैं कोलिनियर। 7th टाइप आपका कोलिनियर यानी कि सरेखीय। फिर से यहां पे को आ गया तो मतलब कि सेम। लीनियर का मतलब क्या हुआ? एक ही लाइन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे हो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। यानी कि वेक्टर हैविंग सेम लाइन, सदिश अगर समान रेखा पर हो, समान रेखा, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है AB और यहीं पे एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये AC। मुझे अभी बताओ AB वेक्टर कैसा है? AB एंड AC, ये तो दोनों सेम लाइन पे है कि नहीं? AB और AC दोनों सेम लाइन पे हैं। अगर लाइन सेम होगी, दोनों एक ही लाइन पे होंगे, तो ये AB एंड AC ये कैसे आपस में है? आर इन कोलिनियर। AB और AC आपस में कैसे हैं? ये आपस में कोलिनियर वेक्टर होंगे, सरेखीय सदिश आपके होंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। 3 आपका बाकी है, इक्वल, डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव। चल नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इक्वल वेक्टर। तो 8 आपका है इक्वल समान सदिश। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? नाम से क्लियर है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर समान सदिश। मतलब कि मैग्नीट्यूड, परिमाण एंड डायरेक्शन बोथ विल बी सेम। ऐसे वेक्टर जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हों, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर समान सदिश। जैसे एग्जांपल, ये एक वेक्टर है AB और यहीं पर एक वेक्टर है CD। डायग्राम देखो, ये बताओ मुझे, अब ये बताओ यहां पर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड और CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल।
ए बी की डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में, सी डी की डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन, मतलब कि ये जो वेक्टर हुए आपस में ए बी एंड सी डी, ये आपस में कैसे हैं, आर इक्वल वेक्टर। ए बी और सी डी कैसे वेक्टर होंगे, ये आपस में समान सदिश आपके हैं। बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगी तो उसको कैसे हो जाएंगे आपस में, इक्वल वेक्टर। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 9 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश का मतलब क्या होता है वो समझ लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पॉइंट की इनिशियल पोजीशन ये है, ये एक पॉइंट है वो इनिशियल में कहां पर है, ए पॉइंट पर। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यानी कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए। अब ये पार्टिकल आपका मूव करते 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 वो बी पे पहुंच गया, बी पर, तो फाइनल पोजीशन, अंतिम बिंदु, अंतिम प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन विल बी बी। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति। ये बताओ तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, उसका विस्थापन कितना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ए टू बी, तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना ए बी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसकी जो लेंथ है वो आपको क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन। ये क्या है आपका ए बी, हमारा क्या हो गया यहां पर ए बी, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश। ए बी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करेगा, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, वो इनिशियल कहां पे था, फाइनल कहां पे था, यानी कितना डिस्प्लेस हुआ। इसकी ये जो लेंथ है वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड पॉइंट है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। लास्ट हमारा आता है नेगेटिव वेक्टर। लास्ट जो आपका टॉपिक है लास्ट में वो आपका है नेगेटिव वेक्टर, 10th। नेगेटिव ऋणात्मक सदिश। मान लिया कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, ए बी हमारे पास कोई सदिश, कोई वेक्टर है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ए बी, दैट वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए बी, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वह इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपका होगा। मान लेता हूं मैं कि ए बी हमारा है, ए बी की वैल्यू है 5 और ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है। क्लियर है, यानी कि ए बी कितना है 5, यानी कि ये हो गया ए बी, लो ये 5 हो गया, ये प्लस एक्स डायरेक्शन हो गई। तो इसका नेगेटिव वेक्टर कितना होगा, तो इसका नेगेटिव वेक्टर में हम डायरेक्शन चेंज कर दे। डायरेक्शन चेंज करने के मतलब कि अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बताऊं आपको, इसका ऋणात्मक वेक्टर कितना होगा, ऋणात्मक सदिश, तो नेगेटिव वेक्टर इसका हो जाएगा आपका, चेंज कर दो डायरेक्शन। तो जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज, यानी कि ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो यही है ना, ए बी का मैग्नीट्यूड ये, यानी कि मैग्नीट्यूड तो 5 ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा वही होगा। बट इसकी डायरेक्शन चेंज तो मैंने यहां पर एक साइन लिख दिया माइनस का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डायरेक्शन, दिशा। सिंपल है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा कि कोई भी वेक्टर आपको दिया है, मान लेता हूं कि हमारे पास ये एक वेक्टर दिया है 5 न्यूटन का प्लस वाई डायरेक्शन, इसका नेगेटिव वेक्टर कितना, ये तो इसका नेगेटिव वेक्टर कितना हो जाएगा, -5 नीचे की तरफ। सिंपल सी बात है, वेक्टर इसका जो वेक्टर है वो +5 है ऊपर की तरफ, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कितना होगा, तो नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन कहां चली जाएगी, नीचे की तरफ, जस्ट अपोजिट। यानी कि पहले +y था, अभी क्या हो जाएगा -y, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पहले 5 था, अभी भी कितना है 5 ही है।
ठीक है, तो ये है आपका नेगेटिव वेक्टर। इस तरीके से ये सारे के सारे आपके वेक्टर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।